ये कहानी किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। किशनगढ़ बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ के आधे से ज्यादा लोग कम पढ़े लिखे या बिल्कुल ही अनपढ़ थे। वहाँ के सभी लोग अपने मुखिया रघु की बातों को सराखों पर रखा करते थे। ऐसे ही एक दिन मालिक मालिक, हमें कुछ पैसे चाहिए। अचानक से हमारी जोरू की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अरे हरिया, ये तो तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें अभी कुछ पैसे दे देते हैं। वैसे तुमने पिछले महीने भी हमसे कुछ 5,000 लिए थे, याद है ना? हाँ मालिक, हमें सब याद है, हम आपका सारा पैसा चुका देगा। ठीक है, फिर ये लो 5,000, और इस तरह से तुम्हारे 10,000 हो गए। ब्याज जोड़कर मैं तुम्हें कल बता दूंगा। अभी तुम अपनी बीवी के पास जाओ। अब रघुवीर पैसे के लिए भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ 1,000 रुपए कम पड़ते हैं, जिस पर हरिया डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, हम तो मुखिया जी से पैसे लेकर आए हैं, और मुखिया जी कभी भी पैसे में बेईमानी नहीं करते, फिर 1,000 रुपए कम कैसे हो सकते हैं? हरिया जी, वो तो हम नहीं जानते, पर कोई बात नहीं। 2 दिन बाद जब आप अपनी वाइफ को लेकर दोबारा हॉस्पिटल आए तो वो 1,000 रुपए भी चुका देना। और याद रखना, अब से ये खुले में शौच ना करें। खुले में शौचालय जाने की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। हरिया उस समय तो डॉक्टर की बात सुन लेता है, पर घर आने के बाद जब वो बिंदिया की ऐसी हालत देखता है तो वो अपनी बिंदिया से कहता है, बिंदिया, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हें खुले में शौच ना करने दूं, पर हमारे घर में तो शौचालय ही नहीं है, और जब भी मुखिया जी से इस बारे में बात करो तो वो हमेशा घर में शौचालय बनवाने से मना कर देते हैं। देखिए जी, मुझे इस गांव में आए हुए अभी 1 साल ही हुए हैं, इसलिए मैं नहीं जानती कि आपके गांव के मुखिया आपके भगवान है या राक्षस। पर मेरे मायके में मेरे घर में शौचालय था, मुझे खुले में जाने की आदत नहीं है, इसीलिए आप जल्द से जल्द सबसे पहले एक शौचालय बनवाएं। बिंदिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला घर में कोई शौचालय बनवाता है क्या? जिस घर में भगवान को पूजा जाता है, घर में खाना बनाया जाता है, उसी घर में गंदगी का स्थान कैसे बना सकते हैं? ये भी तुम्हारे गांव के मुखिया जी ने ही तुम्हें सभी गांव वालों के खिलाफ सिखाया होगा। हरिया बिंदिया की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बिंदिया की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बिंदिया किसी काम से खेत जाती है, तभी उसकी नजर मुखिया के घर पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि मुखिया की बीवी शौचालय में जा रही है। अच्छा, तो हम गरीब घर की बहू, गांव के गरीब लोग अपने घर में या घर से बाहर शौचालय न बनवाए और खुले में जाकर शौच करें, और वहीं मुखिया जी की बीवी मुखियानी बस शौचालय में जाकर हल्की हो रही है। ये कहाँ की इंसाफी है? इतना बोलकर बिंदिया गांव में जाती है और गांव की कुछ औरतों को जमा करके उनसे इस बारे में बात करती है। बहन, मेरी तो हर महीने तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर ने भी कहा है कि खुले में शौच करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बिंदिया बहन, कुछ दिनों से मेरी बिटिया की भी बार बार तबीयत खराब हो रही है। उसके बीमार पड़ने का कारण डॉक्टर ने खुले में शौच करने ही बताया है। जब हम सबकी तबीयत खुले में शौच करने की वजह से खराब हो रही है, तो क्या हम गांव वालों को मिलकर मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? आखिर उनके घर की बहू शौचालय में और गरीब घर की बहू खुले में क्यों जाए? मुखिया के खिलाफ आवाज पर क्यों बहन? वो इसीलिए क्योंकि हम गरीबों के पास एक टूटा फूटा शौचालय भी नहीं, और अगर कभी हम मुखिया से कहें कि शौचालय बनाने की इजाजत दे दे या सरकार से बात करो, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें मुखिया जी गलत क्या कहते हैं बिंदिया बहन? भला जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर के आंगन में शौचालय थोड़ी बनवाया जा सकता है? और खुले में शौचालय हम जाने कब से करते आ रहे हैं, और जब हमारी सास ही कुछ नहीं बोल रही तो हम क्यों कुछ बोले? अगर ऐसा है तो ये कानून गांव में हर इंसान के लिए होना चाहिए ना बहन, सिर्फ हम गरीबों के लिए ही क्यों? मुखिया के घर में तो बड़ा सा शौचालय है, उस घर का हर व्यक्ति शौचालय में जाता है। मुखिया है क्यों अपने गांव में जितने अमीर लोग हैं उनके घर में भी शौचालय है, सिवाय हम गरीबों को छोड़कर। बिंदिया और औरतों को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसी औरत की बेटी गंदगी के कारण मर जाती है, जिसे बिंदिया ने समझाने की कोशिश की थी। बिंदिया बहन, तुम सही कह रही थी, मेरी बेटी का पेट फिर से खराब हो गया था, पर हम गरीबों के घर शौचालय नहीं, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। बहन, यही बात तो मैं तुम्हें उस दिन समझा रही थी। मैं भी गरीब घर से हूँ, पर मेरे मायके में शौचालय था, मैं शौचालय में ही जाया करती थी, पर इस गाँव में किसी के घर में शौचालय ही नहीं। मेरे चाचा का लड़का सरकारी दफ्तर में काम करता है, उसने मुझे बताया कि सरकार शौचालय बनवाने के लिए हर साल पैसे देती है, पर वो मुखिया जो है वो हमारे पैसे खा जाता है।
अगर ऐसी बात है बिंदिया बहन, तो हम क्या करें? आखिर हम मुखिया से लड़े कैसे? इसके लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा और मुखिया जी से कहना पड़ेगा कि वो हमारी भी घरों में शौचालय बनवाए या हमें हमारे शौचालय के पैसे दे। आखिर हम भी तो किसी के घर की बहू है। अब बिंदिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके मुखिया के पास जाती है और उससे शौचालय की मांग करने लगती है। तुम गांव वाले इतने समझदार हो गए हो क्या कि अब घरों में शौचालय बनवाओगे? छोटी मुंह बड़ी बात। माफ करना मुखिया जी, पर आपके घर में भी तो शौचालय है। आपके घर का हर एक सदस्य भी तो शौचालय में ही जाता है, फिर हम गरीब लोग शौचालय में क्यों नहीं जा सकते? ये शौचालय हमारी मजबूरी थी, इसलिए इस गंदगी को हम अपने घर में लेकर आए। पर आप सभी गांववासी हमारे परिवार हैं, हम नहीं चाहते कि आपके घर में भी गंदगी आए, वरना हमारी घर की बहू बीवी तो खुले में ही शौच जाती थी ना। अगर इस गंदगी से हमारी जान बचती है तो हमें हमारे घर में गंदगी पसंद है। आप भले ही अपने घर से इस गंदगी को साफ कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो हम सब गांव वाले मिल जाते, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जिसे आप गंदगी का नाम दे रहे हैं वो गंदगी नहीं, स्वच्छता की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम है। गांव वालों के बार बार कहने पर भी मुखिया नहीं मानता, जिसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया के घर के शौचालय तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। गांव वालों की एकता देखकर अब मुखिया भी डर जाता है और उनकी बात मान जाता है। अच्छा ठीक है, हम कल ही दफ्तर जाकर ऑफिस में अर्जी डालेंगे और सरकार से मांग करेंगे ताकि जल्द से जल्द तुम सभी के घरों में शौचालय बन सके। अब सभी गांव वाले आश्वासन लेकर वहां से चले जाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद रघु की बीवी उससे कहती है, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप कभी इन गरीब गांव वालों को शौचालय का मुंह नहीं देखने देंगे, ताकि ये इसी तरह से बीमार पड़े रहें और आपसे कर्जा लेते रहें। अरे भाग्यवान, अगर मैंने इन गरीब गांव वालों को शौचालय का गंदा छोटा सा मुंह नहीं दिखाया तो ये हमारे घर का आलीशान शौचालय तोड़ देंगे। अब न चाहते हुए भी इस गांव में गरीबों के घर शौचालय बनेगा। अब मुखिया के लाख कोशिश करने पर भी गांव वाले नहीं मानते और सभी लोग अपने अपने घरों में शौचालय बनवाते हैं। भले ही वो शौचालय छोटा सा होता है, पर गांव वाले अपने शौचालय में जाकर अपने स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बना पाते हैं। साथ ही साथ गांव को भी स्वच्छ रखने में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अनीता प्यारी सी बच्ची को जन्म देती ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अनीता के जाने के बाद विशाल बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे पाले। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और विशाल अकेले अपनी बच्ची की जिम्मेदारी उठाकर थक जाता है, जिस वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है। माँ, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। आप तो जानती है ना कि अनीता भी इस दुनिया में नहीं रही। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ गाँव से आ जाती तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। क्या अनीता इस दुनिया में नहीं रही? बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तू अपनी माँ को आज बता रहा है? माँ, मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी थी, पर मुझे पता चला कि आप तीर्थ यात्रा पर गई थी। उस दिन के बाद से मेरी आपसे आज बात हुई है। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ भी जिंदा है। मैं कल के कल आ रही हूँ। अब आशा बिना कोई देरी किए विशाल के पास पहुंचती है, जहां अपनी सी प्यारी सी पोती को देखकर उसका नाम प्रिंसी रखती है। अब देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब आशा की भी उम्र हो चुकी थी। वो अकेले अपनी पोती का ख्याल नहीं रख पा रही थी, इसलिए एक दिन विशाल ऑफिस से घर आता है तो आशा विशाल से कहती है, विशाल बेटा, अब तेरी माँ की उम्र हो चली है। घर के काम और प्रिंसी को अकेले संभालना मेरे बस का नहीं है। तू दूसरी शादी कर ले। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। भगवान ना करे अगर मेरी बेटी की सौतेली माँ ने उस पर अत्याचार किया तो मैं क्या करूँगा? मैंने इसके लिए बहुत से सपने संजोए हैं। विशाल, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, पर तू चिंता क्यों करता है? मैं भी तो हूँ ना माँ। मैं तेरी दूसरी बीवी पर कड़ी नजर रखूंगी। वो चाह कर भी मेरी पोती के साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। और भगवान ने चाहा तो क्या पता हमारी प्रिंसी को उसकी सगी माँ से बढ़कर प्यार करने वाली माँ मिल जाए। अब विशाल अपनी माँ की बात मान लेता है और बहुत जल्द वो काजल नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। देखो काजल, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मेरी बेटी के लिए की है, इसलिए मैं तुम्हें अभी से ही बता देता हूँ कि मेरी बेटी के साथ कभी बुरा मत करना। अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है तो उसी दिन हमारा रिश्ता टूट जाएगा। विशाल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। प्रिंसी अब मेरी बेटी है। मैं उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे बेऔलाद क्यों ना रहना पड़े। और मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं अपनी प्रिंसी को हमेशा खुश रखूंगी, कभी कोई दुख नहीं दूंगी। इस तरह से काजल प्रिंसी का ख्याल रखने लगती है।
समय यूं ही बीतता जाता है और प्रिंसी 5 साल की हो जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रिंसी को स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो जाता है और प्रिंसी इसी बीच स्कूल के ग्राउंड में अकेले खेलने लगती है और खेलते हुए उसके सर पर चोट लग जाती है। अब जैसे ही काजल स्कूल पहुंचती है, वो प्रिंसी के सर से खून निकलता हुआ देख घबरा जाती है। प्रिंसी बेटा, तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? दिखाओ, कितना ज्यादा खून निकल रहा है। सच सच बताओ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? किसने मारा तुम्हें? माँ, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैं तो बस अकेले खेल रही थी और अचानक से मेरा पैर मुड़ गया और मैं पत्थर पर जा गिरी। मेरी बच्ची, दर्द हो रहा है ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। काजल बिना कोई देरी किए प्रिंसी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके सर की पट्टी करवाती है। शाम को जब विशाल घर आता है और प्रिंसी के सर पर पट्टी देखता है तो वो गुस्से से बौखला जाता है और काजल से कहता है, जब नई नई आई थी तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं खुद बे औलाद रहूंगी पर प्रिंसी का प्यार कभी बटने नहीं दूंगी, उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दूंगी, और आज मौका देखते ही मेरी बेटी का सर फोड़ दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अपनी बेटी का सर क्यों फोड़ूंगी? तुम मुझे बाकी मर्दों की तरह बेवकूफ समझती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की झूठी बातें करोगी और मैं तुम्हारी झूठी कहानियों पर विश्वास कर लूंगा? मैं अभी माँ को बुलाकर पूछता हूँ, आखिर तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? अब विशाल अपनी माँ को बुलाता है और प्रिंसी के सर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। आशा को कुछ नहीं पता होता, इसलिए आशा विशाल से कहती है, विशाल बेटा, आज मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं पूरे दिन से सो रही थी। शाम को जब मैंने प्रिंसी के सर पर चोट देखी, मैंने उससे पूछा तो बहू ने कहा कि स्कूल में खेलते खेलते उसके सर पर चोट लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? माँ, नाराज होने वाली बात ही है, क्योंकि प्रिंसी के सर में चोट खेलते खेलते नहीं लगी है, बल्कि इस औरत ने उसका सर फोड़ा है। इतना बोलकर विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विशाल की आवाज सुनकर प्रिंसी डरती हुई वहां आती है और वो देखती है कि विशाल उसकी माँ पर हाथ उठा रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी माँ को कस के पकड़ लेती है। नहीं पापा, माँ को मत मारो। माँ की कोई गलती नहीं है। मुझे तो इस स्कूल में चोट खेलते समय लगी थी। माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। सच सुनने के बाद विशाल की नजर शर्म से नीचे झुक जाती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। पर अब भी विशाल काजल को शक भरी नजरों से ही देखता है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और प्रिंसी बड़ी हो जाती है और ऐसे ही एक दिन। विशाल, मैं क्या कह रही थी कि हमारी प्रिंसी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। क्यों ना जल्द से जल्द हम अपनी बेटी की शादी कर दे। मैंने तो उसके लिए एक लड़का भी देख लिया। तुम होती कौन हो मेरी बेटी के लिए लड़का देखने वाली? और ये बात तुम डिसाइड नहीं करोगी कि उसकी शादी कब होनी है और कब नहीं, समझी? मेरी बेटी की शादी मेरे हिसाब से होगी, न कि तुम्हारे हिसाब से। इतना बोलकर विशाल गुस्से में वहां से चला जाता है और शाम को घर आते हुए विशाल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विशाल के दोनों पैर टूट जाते हैं और विशाल चल फिर नहीं पाता। और एक दिन खुद प्रिंसी आकर अपने पिता से कहती है, पापा, आप माँ पर इतना नाराज मत हुआ करो। माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने ही माँ को कहा था कि आपसे मेरी शादी की बात करें, क्योंकि मैं दिवाकर नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। मुझे डर लगता है कि आप इस रिश्ते के लिए मना न कर दो, इसीलिए मैंने माँ से बात की। पर बेटा, तुम मुझसे क्यों डरती हो? अगर तुम मुझे बता देती तो शायद आज तेरी शादी दिवाकर से हो चुकी होती, पर अब मेरी ऐसी हालत है कि मैं तेरी शादी भी नहीं करवा सकता। तुम दिवाकर से कहना कि वो कुछ समय रुक जाए। पापा, दिवाकर और ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं। विशाल जी, अगर आप कहें तो क्या मैं प्रिंसी का रिश्ता दिवाकर के घर लेकर जाऊं? शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने प्रिंसी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और हाँ, ज्वेलरी भी बनवा दिया मैंने। तो बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए आप। काजल, तुमने सही कहा था। तुम मेरी बेटी को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करोगी, पर मैंने ही तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। हमेशा तुम्हें शक भरी नजरों से देखा, पर आज तुम मेरी ऐसी हालत में भी मेरी बेटी की शादी करवा रही हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से अब काजल अकेले ही अपनी बेटी प्रिंसी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती है। पूरे गांव वाले काजल की खूब वाहवाही करते हैं और इस तरह से एक सौतेली माँ अपनी बेटी की शादी करती है, जिसे पूरा गांव याद रखता है। आजमगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में
मनोज नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ रहा करता था। मनोज की पत्नी रमा जब से गुजरी थी तब से मनोज की हालत खराब हो चुकी थी। मनोज कर्ज से पूरी तरह घिर चुका था, साथ ही अब उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह का निकला हुआ मनोज रात को थका हारा घर आता है और अपने कुत्ते के पास बैठकर उससे बोलता है, टॉमी, अब तो इन गली के कुत्तों से दोस्ती कर ले, क्योंकि अब तेरे मालिक की ये हालत नहीं रही कि वो तेरा पेट भर सके। आज भी रोज की तरह मैं घर से काम ढूंढने के लिए निकला था, पर मुझे काम ही नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा जब से रमा गई है तब से क्या हो गया है। गरीबी ने तो मुझे मानो जैसे जकड़ ही लिया है। इस गरीबी की वजह से मैंने अपनी बीवी को भी खो दिया। उसके इलाज के लिए लोगों से इतना कर्जा ले लिया, पर फिर भी मैं अपनी रमा को नहीं बचा सका और ना ही अब अपना कर्जा चुका पा रहा हूँ। इसलिए टॉमी, अब तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। इतना बोलकर मनोज रोता हुआ भूखा सोने के लिए चला जाता है, परंतु उसका कुत्ता वहाँ से दुकान पर जाता है और कुछ खाने का सामान चोरी कर कर घर आता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका मालिक मर चुका है, जिसके बाद कुत्ता खाने को अपने मालिक के पास रखकर उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगता है। तभी कुत्ते को उसकी मालकिन रमा दिखाई देती है। रमा की आत्मा को देख कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। टॉमी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? टॉमी, तू अनाथ हो गया। उन गुंडों ने तेरे मालिक को चंद पैसों के लिए मार दिया, क्योंकि मनोज जी उनके पैसे समय पर नहीं दे पाए। इसीलिए उन्होंने तेरे मालिक को इतना मारा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब तुझे और मुझे मिलकर मनोज जी के हत्यारों से इनकी मौत का बदला लेना है टॉमी, पर उससे पहले इनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। टॉमी, अब तुझे और मुझे मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रमा की बात सुनकर कुत्ता भागते हुए अपने पड़ोसी के पास जाता है। अब गांव के सभी लोग वहां आते हैं और मनोज के पार्थिव शरीर को देखकर एक दूसरे से बोलते हैं, पता नहीं बेचारे मनोज की खुशियों को किसका ग्रहण लगा कि एक ही महीने में दोनों पति पत्नी भगवान को प्यारे हो गए। बेचारा मनोज, इसकी लाश के आगे तो कोई रोने वाला भी नहीं बचा सिवाय इस कुत्ते के। अब कौन इसके शरीर को अग्नि देगा? तुम सही बोल रहे हो भाई, अब हम गांव वालों को ही मिलकर कुछ करना चाहिए। गांव के सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो गुंडे वहां आ जाते हैं जिन्होंने मनोज की हत्या की थी। उनके हाथों में चाकू देखकर गांव वाले डर जाते हैं और गुंडे गांव वालों को धमकाते हुए बोलते हैं, देख रहे हो तुम सभी गांव वाले इस गरीब मनोज की हालत। अगर इसी तरह से इस गांव के किसी भी लोगों ने मेरे पैसे देने में जरा भी देरी की तो उसका भी यही हाल होगा जो मनोज का हुआ है। और एक बात सभी कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी इस आदमी की लाश को चिता दी तो मैं उसकी लाश को चिता देने लायक नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई बात? और जो मेरे पैसे खाएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। इतना बोलकर वो सभी गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और सभी गांव वाले उन गुंडों की धमकी सुनकर डर जाते हैं। भाइयों, हमने तो सोचा था मनोज भाई की लाश को हम गांव वाले मिलकर चिता दे दे, परंतु इन गुंडों का आतंक तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब लगता है मनोज भाई की लाश को ऐसे ही लावारिस छोड़ना पड़ेगा। अब इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना भाई। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। और रही कर्जे की बात, मैं तो कान ही पकड़ रही हूँ। मर जाऊंगी पर इन लोगों से कर्जा वर्जा नहीं लूंगी। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। वहीं खड़ी रमा की आत्मा सभी गांव वालों को रोक रही होती है और बोल रही होती है, ऐसा मत करो, मेरे पति की लाश को कोई तो अग्नि दे दो। मेरे पति की गलती ही क्या थी जो उनको इतनी बड़ी सजा मिली? बस ये कि उन्होंने मेरे इलाज के लिए उन गुंडों से पैसे मांगे। हे भगवान, तो क्या कर रहा है हम गरीब के साथ? अब मैं क्या करूं? मेरे पति की लाश को मुख्य अग्नि कौन देगा? बेचारी गरीब चुड़ैल अपने पति की लाश के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। सभी गांव वाले अपने घरों में जाकर आराम से सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो गुंडे पार्टी कर रहे होते हैं। वो बेचारा कुत्ता कहीं से जाकर कफन लेकर आता है और अपने मालिक को उड़ा देता है। ये देखकर चुड़ैल बोलती है, हे भगवान, जब मैं जिंदा थी तब भी मैं अपनी गरीबी की वजह से लाचार और मजबूर थी, और आज जब मैं मर चुकी हूँ और चुड़ैल बन चुकी हूँ तब भी मजबूर ही हूँ। माता रानी मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने पति की मौत का बदला ले सकूं और इनकी लाश को मुखाग्नि दे सकूं।
चुड़ैल के इतना बोलते ही मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और मौसम बदल जाता है, जिसके बाद रमा की आत्मा को एक शक्ति मिलती है और वो अपने पति को छू पाती है, जिसके बाद रमा की आत्मा खुद अपने पति को अपने कंधों पर कब्रिस्तान ले जाने लगती है। सभी लोग बदलता मौसम देखकर अपनी खिड़कियों में झांकने लगते हैं और देखते हैं कि मनोज की लाश हवा में अपने आप उड़ रही है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। अब चुड़ैल अपने पति को मुखाग्नि देती है और अपने कुत्ते के साथ उन गुंडों के पास जाती है जहाँ वो गुंडे पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचते ही चुड़ैल वहाँ के सभी बर्तनों को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर सभी गुंडे डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु उनके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उन्हें किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही चुड़ैल का कुत्ता भी भौंकने लगता है। ये देखकर गुंडे उस कुत्ते से बोलते हैं, साले कुत्ते चुप हो जा वरना तुझे भी तेरे मालिक के पास पहुंचा दूंगा। भाई हम इस कुत्ते को तो चुप करा देंगे, पर यहाँ जो घटना हो रही है उसका क्या करें? मुझे लगता है यहाँ किसी का साया है। मुझे लगता है यहाँ कोई चुड़ैल है। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिए, इसलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अब अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हम इस दरवाजे को तोड़कर बाहर जाएंगे। इतना बोलकर वो लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगती है और उन दोनों को हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो गुंडे चुड़ैल से बोलते हैं, कौन हो तुम? हमारे सामने क्यों नहीं आती? देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो लो देखो मुझे। इतना बोलकर चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। वो गुंडे मनोज की पत्नी रमा को अपने सामने देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं, तू तो मनोज की पत्नी है, रमा, जो मर चुकी थी। हाँ, मैं मनोज की पत्नी हूँ जो अपनी गरीबी की वजह से मर गई और मेरे पति ने तुम लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो तुम्हें समय रहते पैसे नहीं दे सके, जिस वजह से तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला और अब मैं उन्हीं की मौत का बदला लेने आई हूँ। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। देखो रमा, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मेरे बड़े भाई का काम था। मैंने तो इसको समझाया था कि कुछ पैसों के लिए किसी की जान मत ले, पर इसने मेरी नहीं सुनी। देखो तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मेरे पति की जान ली है, साथ में उनकी लाश को लावारिस छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे कर लेती है और दोनों के गले को दबा देती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को जिंदा जला डालती है। अब चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है। अब वो अपने कुत्ते से बोलती है, टॉमी, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। देख, तेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और टॉमी अकेला इस दुनिया में गली के कुत्तों के साथ रहने लगता है।